हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं माइनर टेस्ट नंबर 7 का पेपर सॉल्यूशन, जो कि आपके कलाम एकेडमी के द्वारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपके माइनर टेस्ट नंबर 7 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें आपको ये पता होगा कि जैसे रीट लेवल 2 के अंदर जो पेपर बनते हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर, इसमें हिंदी, इंग्लिश और साइंस, मैथ और एसएसटी, इन सभी जो ये रीट लेवल 2 वाले जो पेपर है, इसमें 90 क्वेश्चन का जो आपके सिलेबस आता है वो पूरा सेम रहता है। ठीक है ना। तो 90 क्वेश्चन के जो पेपर है वो आपके इसमें जो इंग्लिश है, ऊपर इंग्लिश का ले रखा है, तो इसमें आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पेपर इंग्लिश का है। नहीं, इसमें जो 90 क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस मैथ हो या फिर एसएसटी का सब्जेक्ट हो, उसमें 90 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो इन चारों के अंदर सेम रहता है। जो पीछे 60 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके जैसे इंग्लिश का तो इंग्लिश आएगी, साइंस मैथ है तो उसमें साइंस मैथ आएगी, एसएसटी है तो उसमें एसएसटी आएगी, हिंदी है तो उसमें हिंदी आने वाली है। इसलिए ये जो 90 क्वेश्चन है ये मेरे पास इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसमें से आए हुए हैं। तो ये पेपर के जो क्वेश्चन है ये आपके सेम ही रहने वाले हैं। चाहे आप किसी के पास अगर एसएसटी का पेपर है तो वो इसमें से मिलान कर सकता है। ठीक है ना। तो ये जो 90 क्वेश्चन है ये आपके साइंस में, एसएसटी में, हिंदी में, इंग्लिश में, ये 90 क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। और इसके बाद ये जैसे कि एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन है तो इसमें आपको लास्ट वाला जो 60 क्वेश्चन है वो आपको इसमें एसएसटी का मिलने वाला है भाई। ठीक है ना। तो ये आपके माइनर टेस्ट नंबर 7 का पेपर सॉल्यूशन है और इसमें 90 के बाद एसएसटी का पेपर है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो पहले आपको ये 90 क्वेश्चन जीके वाले देखने हैं जो कि आपके इंग्लिश में और एसएसटी में सेम ही रहने वाले हैं, और साइंस में भी ये सेम ही रहने वाला है, हिंदी में भी ये सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है ना। क्योंकि 90 क्वेश्चन का सिलेबस तो भाई सेम ही है, अलग तो सिर्फ सब्जेक्ट अलग है। तो सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन जो है वो इसमें आपके एसएसटी के ऐड कर रखे हैं। तो आपको ये पेपर एसएसटी के अकॉर्डिंग देख लेना है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 7 का पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो कि कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा के जो दोहरे खेत के जुते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं अभी प्राक हड़प्पा कालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और ये 90 क्वेश्चन भाई साइंस के अंदर भी यही रहने वाला है। इसमें अलग होगा कि पीछे वाले जो 60 क्वेश्चन है वो आपके साइंस के ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, सुमेलित कीजिए, सॉरी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आपके जो आहड़ दे रखा है ये चित्रित धूसर मृदबांड प्राप्त हुए हैं, ये इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य हेतु या उत्खनन कार्य से जुड़े हुए थे। तो आहड़ सभ्यता के जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो निम्न में से कौन से वैज्ञानिक है वो जुड़े हुए थे। तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि रतन चंद्र अग्रवाल भी शामिल थे, हसमुख धीरज लाल भी शामिल थे, वीएन मिश्र भी इसमें शामिल थे, और पीएल चक्रवर्ती भी इसके अंदर शामिल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, आहड़ सभ्यता के संबंध में सही कथन है। तो आहड़ सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके सही कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि यहाँ से 3 मोहरें मिली है जो कि विदेशी व्यापार का प्रमाण देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सही कथन नहीं है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके कि यहाँ से मिश्र धातु के प्रमाण मिले हैं, ये आपके इसमें वो सही कथन नहीं रहने वाला है, बाकी सभी कथन इसमें सही होने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, किच्चक महल का संबंध किस स्थल से है। तो किच्चक जो महल है इसका संबंध आ जाएगा आपके बैराट नामक स्थान से रहने वाला है भाई। किच्चक महल कहाँ पर है तो बैराट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, बैराट से मिली 28 यूनानी मुद्राएं निर्मित है। तो बैराट से जो 28 मुद्राएं प्राप्त हुई यूनानी, ये आपके किस से निर्मित है तो वो आ जाएगा इसमें आपके रजत से निर्मित है, यानी कि सिल्वर से बनी हुई मुद्रा है अभी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालाता सभ्यता के संबंध में विचार करें। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वीएन मिश्र द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था, बिल्कुल सही है। यहाँ से 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है, वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ से हाथ से बने कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, बिल्कुल सही है भाई। और यहाँ से मुड़े हुए पैर वाले व्यक्ति का स्वादान भी मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आप 1 से हो जाएगा, क्योंकि इन्हें इसमें सभी कथन है वो सत्य रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 9 नंबर आपको दे रखा है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक थे। तो जो राजपूत है ये वैदिक आर्यों की संतान है, ऐसा कहने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। तो वो इसमें आ जाएगा आपके GH ओझा के द्वारा कहा गया था कि जो राजपूत है ये आपके वैदिक आर्यों की संतान रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्कर के अंदर जो वरा मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाला है आपके अर्णोराज चौहान। यानी कि पुष्कर के अंदर जो वरा मंदिर है इनका निर्माण आपके अर्णोराज चौहान के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाइए। तो इसका बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कि पहले पहले कौन सा युद्ध विजय हुआ था, फिर कौन से, इस प्रकार से बताने हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा, सबसे पहले उन्होंने जीता था भंडानकों पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद उन्होंने चंदेलों पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद चालुक्यों को हराया था, और सबसे लास्ट में वो गढ़वाल जी को हराया था। यानी कि आपके इसमें आ जाएगा 2, 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, इसामी के अनुसार उल्गू खान ने किसका नाम बदल करके 9 शहर कर दिया था? तो इसामी के अनुसार उल्गू खान ने किसका नाम बदल करके 9 शहर कर दिया था? तो वो आ जाएगा आपके इसमें जैन दुर्ग का नाम बदल करके इसका नाम क्या कर दिया था भाई? तो 9 शहर कर दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के समय राजपूतों से युद्ध करते हुए खिलजी सेना के किस सेनानी को प्राण गंवाने पड़े थे? तो वो आ जाएगा आपके इसमें नाहर खान ने राजपूतों से लड़ते हुए अपने प्राण है वो गंवा दिए थे भाई, यानी कि आपके नाहर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, जालौर की चौहान शाखा के संस्थापक थे। तो जालौर की जो चौहान शाखा है इसके संस्थापक आ जाएंगे आपके कीर्तिपाल चौहान जो है वो इसकी शाखा के संस्थापक रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, खानवा के युद्ध में भाग लेने वाला सिरोही का चौहान शासक था। तो खानवा के युद्ध में सिरोही से भाग लेने वाले आ जाएंगे आपके अखेराज चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अखेराज चौहान जी ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था भाई, और संगा जी का साथ भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था आपके बर सिंह हाड़ा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बर सिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, वह शासक जो स्वयं को कृष्णदास कहता था। तो वह कौन सा शासक है जो अपने आप को कृष्णदास है वो कहता था? तो वो आ जाएगा आपके इसमें राव भीम सिंह जो है, इन्होंने अपने आप को कृष्ण का भगत या फिर कृष्ण का दास माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, मांगरोल बारा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मांगरोल बारा का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? वो आ जाएगा आपके झाला जालिम सिंह और महाराव किशोर सिंह के मध्य है वो मांगरोल का युद्ध हुआ था आपके बारा के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है, कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कछवा शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो आपके इसमें आ जाएगी दौसा है, वो कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है, मान सिंह ने राज्याभिषेक बाद सर्वप्रथम किस मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? यानी कि मान सिंह ने राज्याभिषेक के बाद सर्वप्रथम किसको मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके गिद्धौर के जो पूर्णमल है उनको इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था भाई मान सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि चौहानों को शासक दे रखे हैं और कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करके आपको लिखना है भाई। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है कि इसमें सबसे पहले जो शासक आ जाएगा आपके इसमें आ जाएगा कि गुवक प्रथम जो है ये आ जाएगा आपके सबसे प्रथम, यानी कि 3 सबसे पहले। फिर इसमें आ जाएगा आपके चंदन राज यानी कि 1 नंबर। फिर इसमें आएगा आपके वाघपति राज यानी कि 2 नंबर। और फिर इसमें आ जाएगा आपके गोविंद तृतीय यानी कि 4 नंबर। तो इसमें 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही काल क्रमानुसार रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है, 1734 ईस्वी में उर्ड़ा संमेलन में भाग लेने वाले शासकों में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो नागौर से गए थे भगत सिंह, बूंदी से गए थे आपके दलेल सिंह, कोटा से गए थे दुर्जन सिंह, लेकिन जोधपुर से विजय सिंह और नहीं गया था भाई। ये इसमें आपके गलत आंसर हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है कि कछवा शासक सवाई जय सिंह के संबंध में सही कथन नहीं है। तो सवाई जय सिंह के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको पहचान करनी है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है।
तो इसमें पहला कथन दे रखा है कि हुर्डा सम्मेलन 1734 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता है वो सवाई जयसिंह के द्वारा नहीं की थी भाई, ये पहला ही कथन इसमें असम्मिलित हो गया, असत्य हो गया। और नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही है। अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाया, बिल्कुल ये भी सही है भाई। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले अंतिम जो हिंदू राजा थे वो आपके सवाई जयसिंह रहते हैं। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, लेकिन पहला कथन इसमें आपके असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 नंबर आपको दे रखा है, नागौर दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक था। तो नागौर दरबार के अंदर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो जैसलमेर का शासक था वो कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके हर्राय, यानी कि महाराव हर्राय जो है, इन्होंने मुगल दरबार जो नागौर में लगा था उसमें इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है, 1879 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर का शासक था। तो 1879 के अंदर अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाला भरतपुर का शासक कौन था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके जसवंत सिंह। भरतपुर के जो जसवंत सिंह है, इन्होंने अंग्रेजों के साथ है वो नमक समझौता किया था भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है, करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो करौली के अंदर जो मदन मोहन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? तो वो आ जाएगा आपके गोपाल पाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबू के परमार वंश का संस्थापक है। तो आबू के जो परमार वंश है इसके संस्थापक कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो धूमराज है, इन्होंने आबू के परमार वंश की स्थापना की थी भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 28 नंबर आपको दे रखा है, मंडोर के प्रत्यार वंश की वंशावली किस शासक से शुरू होती है? तो मंडोर का जो प्रत्यार वंश है, गुर्जर प्रत्यार वंश, इसकी वंशावली है वो किस शासक से शुरू होती है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके रज्जिल से ये वंशावली शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 29 नंबर आपको दे रखा है, ग्वालियर प्रशस्ति में किसे नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर किसको नारायण की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके नाग भट्ट प्रथम जो है, इनको नारायण की उपाधि से भी सम्मानित या फिर विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 30 नंबर आपको दे रखा है, गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो गुर्जर प्रत्यार शासक वत्सराज के संबंध में सही नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है, इसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, बिल्कुल सही है। और इसके समय ओसिया के मंदिर समूह का निर्माण होता है, ये भी सही है भाई। इसके दरबार में नागावलोक दरबार भी कहते हैं, तो ये इसमें आपके असत्य रहने वाला कि इसके दरबार को नागावलोक कहते थे, ये इसमें गलत कथन है भाई। और इसके दरबारी उद्योतन सूरी ने कूले माला की रचना की थी, ये भी इसमें आपके सही है। लेकिन तीसरा जो कथन है ये आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, चंवर शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो जो चंवर शाही सिक्के है ये कौन सी रियासत के अंदर प्रचलन में थे? तो वो आ जाएगा इसमें आपके टोंक रियासत के अंदर ये सिक्के प्रचलन में थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 32 नंबर आपको दे रखा है, राव चंद्रसेन के संदर्भ में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो राव चंद्रसेन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको सही सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला जो आपको कथन दे रखा है कि इसमें 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार किया था। तो आपको इसमें सही कथनों का चयन करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल पहला कथन आपके बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने किलों के स्थान पर पहाड़ों या जंगलों में अपनी रणनीति में प्राथमिकता दी थी, बिल्कुल सही है भाई। सेकंड अपने महाराणा प्रताप आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप से भी पहले है चंद्रसेन जी ने जंगलों में रह करके मुगल सेना का सामना किया था। और रावल सुखराज सुजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे, बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन इसमें आपके सत्य होने वाला है, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने जोधपुर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था? तो जोधपुर के अंदर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके अति रंगदे जो है, इन्होंने जोधपुर के अंदर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, आमल बावल की संधि में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण बिंदु रखा गया था। तो मेवाड़ और जो मारवाड़ सीमा का जो निर्धारण बिंदु रखा गया था, मध्य की सीमा रखी गई थी, तो वो इसमें आ जाएगी आपकी सोजत पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है,
पाटन का युद्ध कब हुआ था? तो जो पाटन का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो वो आ जाएगा आपके जून 1790 के अंदर आपके पाटन का युद्ध है वो लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है? तो कौन सी भाषा वैज्ञानिक है जिन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी है? तो वो इसमें आ जाएंगे आपके पुरुषोत्तम जो मैनारिया है, इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? तो नरोत्तम दास स्वामी जो है इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में विभाजित किया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 4 भागों में विभाजित किया था, इनके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, धावड़ा बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो धावड़ा बोली है वो कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो वो इसमें आपके आ जाएगी कि जो धावड़ा बोली है वो उदयपुर क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथन किस बोली से संबंधित है उसका भी आपको चयन करना है। पहला कथन आपको दे रखा है कि इस बोली का प्रयोग सूर्यवर्ण मिश्रण की रचनाओं में मिलता है, और दूसरा दे रखा है इस बोली में अभी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है, यानी कि 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बोली पर गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव मिलता है, यानी कि ये आपके जो बोली रहने वाली है वो आ जाएगी इसमें हाड़ौती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हाड़ौती बोली की विशेषता रहने वाली है भाई। क्योंकि सूर्यवर्ण मिश्रण जो है ये बूंदी के थे, तो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ ये तो आपके हाड़ौती में आता है, तो इसमें आपके हाड़ौती बोली आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, मूडिया लिपि का आविष्कार है वो किसने किया था? तो मूडिया लिपि है इसका आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके टोडरमल के द्वारा मूडिया लिपि का आविष्कार किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है, 21 से लेकर 31 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार व संवर्धन हेतु जयपुर में डैश 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 आयोजित किया गया था। तो 21 से लेकर 23 मार्च तक राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एवं संवर्धन के लिए जयपुर में विजयदान देता साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विजयदान देता साहित्य उत्सव आयोजित किया गया था। कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है, 11 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा 25 योजना या कार्यक्रमों को फ्लैगशिप घोषित किया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कि इस संबंध में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। योजना, कार्यक्रम और संबंधित विभाग दे रखा है, इसमें आपको सुमेलित करके नीचे जो कूट दे रखा है इसमें से कौन से या इसमें से कितने युग में सुमेलित है वो आपको इसमें देखना है कि भाई इतने युग में वो हमारे इसमें सुमेलित रहने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से युग में इसमें शामिल है। तो पंच गौरव योजना, तो इसमें आप अगर देखोगे तो आपको 2 युग में वो सुमेलित मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके 2 युग में वो सुमेलित रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल जो पॉलिसी 2025 है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसे विचार करना है और सत्य कथन का आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ये नीति 31 मार्च 2027 को प्रभावी रहेगी, गलत हो गया, 27 तक ये प्रभावी नहीं रहने वाली है। दूसरा दे रखा, इस नीति के अंतर्गत राजस्थान में 5 टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्कों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है, 5 पार्क बनाए जाएंगे। इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में टेक्सटाइल एंड अपैरल क्षेत्र में 2 लाख नए रोजगार है वो सृजित किए जाएंगे, ये भी सही है, यानी कि आपके बी और सी ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 में हेतु गठित महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो ये अध्यक्षता की समिति की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जा रही है? तो वो इसमें आ जाएगी आपके कल्पना चौधरी के द्वारा अध्यक्षता की जा रही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है, अप्रैल 2025 में सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो डिस्कस थ्रो के अंदर जो राजस्थान के खिलाड़ी आते हैं अपने लक्षित मेलावत
तो लक्षित मेलावत ने इसके अंदर आपके रजत पदक कांस्य पदक है वो जीता है भाई डिस्कस थ्रो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 46 नंबर आपको दे रखा है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम ग्राम और उत्तम होगा राजस्थान के संकल्प को साकार करने हेतु कौन सी योजना है वो प्रारंभ की गई है? तो वो इसमें आ जाएगी आपके मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत जो योजना है इसको है वो शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 47 नंबर आपको दे रखा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए नए संशोधन के आधार पर असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालकों को जोड़ा गया है? तो इसमें आपके आ जाएगा 2012 के अंदर ये संशोधन इसके अंदर किया गया था, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत परिभाषित विद्यालय की श्रेणी में सम्मिलित है। तो परिभाषित विद्यालय की श्रेणी में कौन कौन से शामिल है उसमें आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है समुचित सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन विद्यालय, तो बिल्कुल पहला कथन सत्य है। विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का विद्यालय ये भी इसमें शामिल है। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय ये भी इसके अंतर्गत शामिल है आपके आरटीई अधिनियम के अंदर, और सहायता प्राप्त विद्यालय ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। यानी कि आपके इसमें सभी के सभी शामिल हो जाएंगे, ए, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 49 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 में समुचित सरकार व स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर बच्चों के आसपास स्कूल स्थापित करने के कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? तो कर्तव्य का जो उल्लेख है वो आपको मिलेगा धारा 6 के अंतर्गत, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 50 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के कर्तव्य नहीं है। तो समुचित सरकार के कर्तव्य कौन से नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वह इसमें आ जाएगा आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्माण करना, ये आपके सरकार के कर्तव्य नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 51 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। तो इसमें आपको सही कथन कौन कौन से उसका है वो चयन करके नीचे दिए गए कूट में से चयन करना है। तो इसमें आपके जो सही कथन रहने वाला है वो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहले तो पहला कथन आपको दे रखा है कि प्रवासी परिवारों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना, तो ये इसके अंतर्गत रहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है शैक्षणिक कैलेंडर है वो तैयार करना, ये भी सही है। अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर 18 वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों का रिकॉर्ड रखना, नहीं रिकॉर्ड रखने का कोई अधिकार है नहीं भाई इसको, यानी कि आपके ए और बी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार सही सुमेलित नहीं है। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है धारा 14। तो धारा 14 का दे रखा है प्रवेश के लिए आयु का सबूत, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसमें सही है भाई, 14 के अंदर दे रखा है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत। और धारा 15 के अंदर दे रखा है कि प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जाना, तो ये भी सही है। धारा 18 में दे रखा है कि अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, तो ये इसमें आपके हो जाएगा असुमेलित रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्वेश्चन देखो। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है? तो इसमें आ जाएगा आपके समुचित सरकार जो है वो इसके अंतर्गत सक्षम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से कम डैश 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 सदस्य बच्चों के माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। तो इसमें कितने सदस्य है वो बच्चों के माता पिता या उनके संरक्षकों में से होंगे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 2/3 सदस्य जो है वो बच्चों के माता पिता या फिर उनके संरक्षक होंगे। सॉरी 2/3 या 3/4, ऑप्शन नंबर 3-4 जो है वो इसमें सही होगा भाई। 3/4 यानी कि 3/4 अगर जो सदस्य है वो आपके इन बच्चों के माता पिता या फिर कह सकते हैं कि इनके जो संरक्षक है वो इसमें रहने वाला है। यानी कि अगर 4 की अगर कमेटी बन रही है तो उसमें 3 जो सदस्य है
वो बच्चों से संबंधित हो गया, कोई भी जैसे माता पिता हो गए, कोई उनके संरक्षक हो गया, वो इसमें शामिल रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के अधीन केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षणिक प्राधिकारी है। तो इसमें शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके NCTE, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक को 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता डैश 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 के समय अर्जित करेगा। तो इसमें कितने समय में अर्जित करेगा, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 4 वर्ष के अंतर्गत वो अर्जित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार निम्नलिखित में से किन गैर शैक्षणिक प्रयोजन के कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। तो शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो कौन से कार्यों के अंतर्गत की जा सकती है, तो इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है 10 वर्षीय गणना, तो 10 वर्षीय गणना में की जा सकती है। आपदा राहत कार्य के अंदर भी की जा सकती है। विधानसभा व संसदीय चुनाव के अंदर भी टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं, और पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपकी इसमें 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 3 कि इसे सर्वप्रथम 20 जुलाई 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था, ये आपके इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के किस अध्याय में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसको पूरा किए जाने का प्रावधान है, तो कौन से अध्याय के अंदर है, तो वो आ जाएगा आपके अध्याय नंबर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 7 के प्रावधानानुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को तकनीक सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा क्षेत्र है वो शब्दशः सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित नहीं रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके संगठन निर्माण जो है वो इसमें शामिल नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61 नंबर। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में कुल क्षमता की 25% सीट पर किन बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, तो इसमें आपके आ जाएगा कि कौन से बच्चे जो है वो, जैसे कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो इसमें 25% जो सीटें है वो इन बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। जो बच्चे आपके इसमें जैसे असुविधाग्रस्त समूह से बिलोंग करते हैं, या फिर इसमें कह सकते हैं कि दुर्बल वर्ग का बालक है, तो इन बच्चों के लिए 25% सीटें वो आरक्षित की जाती है आरटीई अधिनियम 2009 के तहत, यानी कि आपके ए और डी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। यदि कोई विद्यार्थी 10 वर्ष का है तथा पहली बार विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर कोई बालक जैसे 10 वर्ष उम्र हो गई उसकी और अभी तक वो घर पे ही खेल रहा है, तो उसको पहली बार स्कूल लेके जा रहे हैं, तो उसको कौन सी क्लास के अंदर है वो एडमिशन दिया जाएगा, तो वो इसमें आ जाएगा आपकी कक्षा 5 के अंदर उसको सबसे पहले बैठा देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार एक बालक को शैक्षणिक सत्र के दौरान कब तक प्रवेश दिया जा सकता है। तो एक बालक को कब तक है वो प्रवेश दिया जा सकता है, तो वो आ जाएगा भाई विस्तारित समय अवधि के पश्चात भी, यानी कि जो अवधि है एडमिशन की, इसके बाद भी है वो बच्चों को एडमिशन दिए जा सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है। एक शिक्षक द्वारा विद्यालय परिसर में शिक्षण के दौरान रमन के साथ मारपीट हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा उस शिक्षक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का उपबंध करती है। तो कौन सी धारा रहती है, तो वो आ जाएगी आपके धारा 17 के तहत उपबंध किए जाते हैं, इनके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। एक सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति या स्वीकृत पदों की संख्या 20 है, परंतु वहाँ केवल 14 शिक्षक ही कार्यरत या नियुक्त है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 26 के उल्लंघन को रोकने के लिए वहाँ न्यूनतम कितने शिक्षक और नियुक्त किए जाने चाहिए। तो इसमें आपके आ जाएगा कि और कितने शिक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए, तो वो आ जाएगा कि 4 शिक्षक और इसमें नियुक्त किए जाने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
आपको दे रखा है 66 नंबर कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या टिप्पणी की है, तो वो आ जाएगा कि इस प्रस्तावना संविधान का शाश्वत भाग है और यह अपरिवर्तनीय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 67 आपको दे रखा है कि संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। तो कौन सा आदर्श है जिसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके समाजवादी जो है, ये आपके इस प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है, उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल है। तो विचार की स्वतंत्रता शामिल है, विश्वास की स्वतंत्रता भी शामिल है, उपासना की स्वतंत्रता भी शामिल है, यानी कि ए, बी और सी। बाकी नैतिकता और आजीविका की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो भारत शब्द का जो प्रयोग है वो आपके इसमें 2 बार है किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है, प्रस्तावना में सम्मिलित शब्दावली का सही क्रम कौन सा है। तो प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित शब्दावली का सही क्रम कौन सा है, तो वो इसमें आ जाएगा, सबसे पहले आएगा आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है, 71 में आपको दे रखा है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय के आदर्श में सम्मिलित नहीं है। तो न्याय के आदर्श में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगा धार्मिक न्याय जो है वो इसमें आपके शामिल नहीं रहने वाला, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। किसने कहा है कि जो ये प्रस्तावना है ये आपके संविधान की परिचय पत्र के रूप में कार्य करने वाली है। तो ये कहने वाले आ जाएंगे आपके N.A. पालकीवाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। N.A. पालकीवाला ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान के परिचय पत्र के रूप में कार्य करने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है, 73 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो प्रस्तावना के अंदर संशोधन जो है वो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया गया था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस समय इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मा अर्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के जोड़ा गया है। यानी कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से देश से लिया गया था, वो आ जाएगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट देखो, संविधान के विभिन्न स्रोतों के संबंध में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए, प्रावधान और देश। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये आपके लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है ये आपके लिए गई थी दक्षिण अफ्रीका से, और आपातकालीन उपबंध है ये आपके लिए थे जर्मनी से, मूल कर्तव्य लिए थे आपके फ्रांस, इसमें गलत दे रखा है भाई, फ्रांस से मूल कर्तव्य नहीं लिए गए थे, ये इसमें आपके असम्मिलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है। तो कौन सी भाषा है जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो इसमें आ जाएगी राजस्थानी भाषा जो है वो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंदर आपके शामिल रहता है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा जो शिक्षा है ये आपके समवर्ती सूची का विषय रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 नंबर आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो अब तक भारतीय संविधान के अंदर 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर आपको दे रखा है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सूची 1 में दे रखा है अनुसूची और सूची 2 के अंदर दे रखे हैं इसमें विषय। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगी आपके तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची इसमें आपके नीचे जो कोड दे रखा है उसमें से चयन करके भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो सूची दे रखी है तीसरी, ये आ जाएगी आपके इसमें शपथ का प्रावधान जो है वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया। और चौथी अनुसूची इसमें आ जाएगा आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि इस दूसरे के अंदर आ जाएगा 4। तो पहले में 3, दूसरे में 4 और तीसरे में दे रखा है 9वीं अनुसूची। तो भूमि सुधार जो अधिनियम है वो आपके इसमें रहने वाला है 9वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो कौन से संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि 21 से घटाकर 18 कर दी? तो वो आ जाएगा आपके 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो आ जाएगी आपके स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, ये विशेषता इसमें आपके एकात्मक विशेषता नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये कहने वाले कौन थे? वो आ जाएगा इसमें आपके डॉक्टर वीर जो है, इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो न तो अधिक कठोर है और न अधिक लचीला है, वो एक मध्य का संतुलन स्थापित करने वाला संविधान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी संविधान की विशेषता नहीं रहती है? तो वो आ जाएगा आपके अलिखित व विकसित जो है, ये इसमें आपके नहीं रहने वाला, क्योंकि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री रहे हैं? तो अंतरिम सरकार के अंदर गृह मंत्री, सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री कौन रहे हैं? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये थे भाई गृह मंत्री, सूचना मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो संविधान सभा का जो सचिव है वो आप कहते हैं HVR अयंगर जो है, ये संविधान सभा के सचिव रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके असत्य कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ये इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को इसमें अपनाया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के कौन है वो सदस्य नहीं थे? तो वो इसमें आ जाएगा जो JB कृपलानी है, ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, संविधान निर्माण के दौरान गठित समितियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कि कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करके इसमें लिखनी है। तो असुमेलित युग्म में देखो सबसे पहले दे रखा है संघीय संविधान समिति, तो इसके आपके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और दूसरा दे रखा है आपको राज्यों के लिए समिति, तो इसमें आपके सरदार पटेल है वो नहीं रहने वाले, गठित करने वाले। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है, संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो राजस्थान की जो मूल प्रति है इस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके बलवंत सिंह मेहता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान सभा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सत्य कथन या कथनों की पहचान करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है कि संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, तो बिल्कुल सत्य है भाई। संविधान सभा के अंदर 15 है वो महिला सदस्य प्रेजेंट थी। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 10 महिलाएं शामिल थी, तो प्रथम बैठक के अंदर 10 महिलाएं वो शामिल
हो पाई थी। और तीसरा दे रखा है संविधान सभा में शामिल महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम आज़ाद रसूल थी। बिल्कुल सही है भाई। 15 महिला टोटल थी। प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था और एक महिला थी जो कि मुसलमान थी, जो कि आती है बेगम आज़ाद रसूल। यानी कि आपके तीनों ही कथन है वो सत्य होने वाले हैं, तो ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 93 आपको दे रखा है। 93 आपको दे रखा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप पुनर्गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीटें थी? तो ब्रिटिश भारत के लिए जो सीटें थी वो आपका जाएगी 229, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 94 आपको दे रखा है, संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आपके दूसरा कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स था, तो ये इसमें आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 95 आपको दे रखा है, संविधान सभा की पहली बार व्यक्तिगत मांग M.N. रॉय द्वारा कब की गई? तो संविधान सभा की जो पहली बार व्यक्तिगत मांग की गई थी M.N. रॉय के द्वारा, ये कब की गई थी? तो वो आ जाएगा आपके 1934 के अंदर सबसे पहले व्यक्तिगत मांग है वो की गई थी भाई संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम की कमी नहीं है? तो कौन सी श्रेणी है जो कि एक वस्तु विनिमय या फिर बार्टर सिस्टम की कमी नहीं है? तो वो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि वस्तु की सुवाह्यता यानी कि पोर्टेबिलिटी में आसानी होती है। ये इसमें आपको इसकी कमी नहीं थी भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 97 आपको दे रखा है, भारत में पहला रुपया किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो भारत में पहला जो रुपया है वो किस शासक के द्वारा जारी किया गया? तो वो आ जाएगा आपके शेरशाह सूरी के द्वारा पहली बार रुपया वो जारी किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 98 आपको दे रखा है, भारत का रुपये चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो भारत का जो ये रुपये का चिन्ह आता है ऐसा, ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो वो इसमें आ जाएगा आपके उदय कुमार के द्वारा ये चिन्ह डिज़ाइन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, 99 आपको दे रखा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा देने वाले विद्वान आपके आ जाएगा इसमें सेलिगमैन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 नंबर आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके इसमें लिखना है भाई, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य वे है जिनमें अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, जैसे मूल्य स्तर, रोजगार स्तर और उत्पादन स्तर आदि। और दूसरा आपको दे रखा है, स्थैतिक कार्यों को मुद्रा के परंपरागत कार्य, स्तर कार्य या तकनीकी कार्यों में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपके रहने वाला है भाई, बिल्कुल सही। यानी कि कथन नंबर विकल्प नंबर 2, केवल बी कथन जो है वो इसमें आपके सत्य है, ए कथन इसमें असत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 101 आपको दे रखा है कि मुद्रा के कार्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी है और मुद्रा के कार्यों के संबंध में आपको इसमें सुमेलित करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि प्राथमिक कार्य, तो जो प्राथमिक कार्य है वो आपकी इसमें आ जाएगा विनिमय का माध्यम, यानी कि पहले में आ जाएगा 2। फिर आपको दे रखा है सहायक कार्य, तो सहायक कार्य जो है ये आ जाएगा मूल्य संचय का आधार, यानी कि 1। फिर दे रखा है आपको आकस्मिक कार्य, तो आकस्मिक कार्य इसमें आ जाएगा सामाजिक आय का वितरण, यानी कि 3, 2, 1, 3। तो 2, 1, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 102 आपको दे रखा है, धातु मुद्रा निम्न में से किस प्रकार की मुद्रा है? तो धातु मुद्रा जो है वो निम्न में से किस प्रकार की मुद्रा रहती है? तो वो आ जाएगा इसमें आपके वस्तु मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 103 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण नहीं है? तो ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो इसमें आ जाएगा आपका जो करेंसी नोट है, ये आपके इसमें ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 104 आपको दे रखा है कि मुद्रा पूर्ति के रूप में M3 को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो M3 जो है इसको आपके किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 कि M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की जो निवल आवधिक जमाई होती है इनका योग करने पर आपको M3 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 105 आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है
कि M1 से व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान मुद्रा है, जबकि M4 सबसे कम तरल मुद्रा होती है। और दूसरा इसमें दे रखा है M3 मुद्रा पूर्ति के माप का सबसे साधारण रूप होता है। इसमें सत्य कथन का पूछा है तो आपके दोनों ही कथन इसमें सत्य रहने वाला है, यानी कि ए और बी इसमें दोनों ही आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है, वह मुद्रा जिसके पीछे 100% धातु रखे जाते हैं तथा यह मुद्रा सोना चांदी अथवा किसी प्रमाणिक मुद्रा में परिवर्तनशील होती है, तो ये आपके इसमें आ जाएगा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान राज्य जो वित्त निगम है इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? वो आ जाएगा आपके 1955 के अंदर इसकी स्थापना की गई है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 108 आपको दे रखा है, अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की डैश 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 में शामिल होते हैं। इसकी दूसरी अनुसूची में जो शामिल होते हैं उन बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न विशेषताएं किस प्रकार के खातों की है? तो कुछ नीचे विशेषता दे रखी है, ये विशेषताएं कौन से प्रकार के खातों की रहती है? तो पहली विशेषता दे रखी है कि एक दिवस में कितनी भी बार आप धन जमा करवाया जा सकता है तथा धन निकाला जा सकता है, ठीक है। और इस खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है, यानी कि आप कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हो, जमा करा सकते हो, और इस पर बैंक है वो ब्याज भी नहीं देता है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा करंट खाता, यानी कि चालू खाता जो है वो इसके अंतर्गत रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि शेयर बाजार का जो नियमन है ये कार्य आपके रिजर्व बैंक का कार्य नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है, वित्तीय शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके प्रोजेक्ट वित्तीय साक्षरता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो साख नियंत्रण का जो गुणात्मक उपकरण है वो आपके इसमें आ जाएगा क्रेडिट जो राशनिंग होती है, ये आपके इसमें साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये आपके हस्ताक्षरित हुआ है अभी 2015 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, वर्तमान में 30 सितंबर नीतिगत रेपो रेट है। तो वर्तमान में यानी कि 30 सितंबर तक जो नीतिगत रेपो रेट रहती है वो कितनी है? तो वो आ जाएगी आपके 5.5% रेपो रेट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है कि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति के तत्व के रूप में निम्न में से कौन से उपाय अपनाती है? तो प्रसारवादी मौद्रिक नीति के तत्व के रूप में कौन से उपाय है जो अपनाती है? तो इसमें आ जाएगा आपके रेपो दर में कमी कर देती है और बैंक दर में भी कमी कर देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 आपको दे रखा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR और SLR और RR बैंक दर तथा RRR की दरों में वृद्धि करने पर, तो इसमें वृद्धि करने पर व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता है वो घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 17 नंबर दे रखा आपको, निम्न में से किस कागजी नोट पर रानी की बावड़ी गुजरात को दर्शाया गया है? तो कौन सा नोट है या कितने का नोट है जिस पर रानी की बावड़ी जो कि गुजरात की है उस पर दर्शाया गया है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 100 का जो नोट है इस पर आपके रानी जी की बावड़ी का दर्शन या रानी जी की बावड़ी का है वो फोटो प्रिंट किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, वाणिज्यिक बैंक अति अल्पकाल यानी कि 1 घंटा अवधि के लिए RBI से नकदी या तरलता सुविधा जिस दर पर प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अभी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 119 आपको दे रखा है कि स्वयं सहायता समूह की अवधारणा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्वयं सहायता समूह की जो अवधारणा है ये शुरू करने का श्रेय है वो किसे जाता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को जाता है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो है इनको इसका है वो श्रेय दिया जाता है भाई,
तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक स्वयं सहायता समूह की विशेषता नहीं है। तो स्वयं सहायता समूह की विशेषता कौन सी नहीं है, तो वो आ जाएगी ये आवश्यकता रूप से किसी सरकारी अधिनियम या कानून के तहत पंजीकृत होते हैं, ये इसकी आपकी विशेषता रहने वाली नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 121 आपको दे रखा है, वित्त वर्ष 2025-26 में जून 2025 तक सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG किस जिले में बनाए गए हैं। तो SGH जो है ये आपके सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत बनाए गए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 122 नंबर, निम्न कथन दिए गए हैं और इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि सितंबर 2025 तक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक स्वयं सहायता समूह पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा दे रखा है इसमें राजस्थान देश में 8वें स्थान पर है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें केवल और केवल पहला कथन जो है वो सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, राजस्थान में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल कितनी SHG बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2025-26 के दौरान कुल कितनी SHG बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा भाई 40,000 SHG बनाने का लक्ष्य राजस्थान के अंदर रखा गया है 40,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है, नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो नमो ड्रोन दीदी योजना है इसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और सत्य कथन कौन से उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा है इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2023 को किया गया था, बिल्कुल सही है। और इस योजना का संबंध महिला सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन्स का प्रयोग करने का है, तो ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपको दे रखा है वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 25-26 की अवधि के दौरान 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को चयनित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा इसमें आपके सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी योजना का संबंध स्वयं सहायता समूह से नहीं है। तो कौन सी योजना का संबंध है वो स्वयं सहायता समूह से नहीं रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके उद्योग सखी जो है इसका संबंध आपके स्वयं सहायता समूह से नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 आपको दे रखा है, निम्न में से संकल्पना मानचित्रण उपगम में शामिल घटक है। तो संकल्पना मानचित्रण घटक जो है उपगम घटक है, इसमें कौन सा घटक है वो शामिल रहता है, तो वो इसमें आ जाएगा एक तो संकल्पना शामिल है, अनुबंधन भी शामिल है और अनुबंधनों के लिए लेबल जो है वो भी इसमें शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है तो वो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हर्बार्टियन पाठ योजना उपगम के प्रस्तुतिकरण पद से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा पद है वो संबंधित नहीं है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि पूर्व ज्ञान परीक्षण का सिद्धांत जो है वो इससे संबंधित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 128 आपको दे रखा है, मॉरिसन इकाई योजना उपगम मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। तो ये आपके गेस्टाल्टवाद पर आधारित मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 129 आपको दे रखा है, 5E निर्मितवादी उपगम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते हुए अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। तो इसमें आपके आ जाएगा कि विस्तार जो है इसके तहत है वो ज्ञान और समझ का उपयोग संसार में करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ या परीक्षा उपगम की एक सीमा है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि इसमें गहराई अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है, तो ये इसकी आपके एक सीमा कह सकते हैं या फिर इसकी कमी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में 5 ने अपनी समझ डैश 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 से प्राप्त की है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि रचनावाद से ये समझ प्राप्त की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 आपको दे रखा है कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए या समूह चर्चाएं या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपगम
डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये उपगम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह इसमें आ जाएगा आपके सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 133 आपको दे रखा है। रचनावादी अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है, इसमें बालक द्वारा सक्रिय रूप से पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान का हस्तांतरण एवं अर्जन किया जाता है। तो ये पहला ही कथन आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, रचनावाद अधिगमकर्ता की सक्रिय भूमिका पर बल देता है, बिल्कुल सही है। और रचनावादी अधिगम व्यक्तिपरक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 134 आपको दे रखा है। निम्न में से सकमैन का परीक्षा मॉडल है। तो निम्न में से सकमैन का जो परीक्षा मॉडल है वो कौन सा है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके आगमनात्मक जो है, ये आपके सकमैन का परीक्षा मॉडल रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 135 आपको दे रखा है। निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपगम एवं मॉरिसन उपगम में समान है? तो हर्बर्ट उपगम एवं मॉरिसन उपगम में समान कौन सा है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 136 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया है? तो आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? तो वो इसमें आ जाएगा आपके J.S. ब्रूनर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 137 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक रचनात्मक उपगम के लिए आवश्यक है? तो 2 कारक दे रखे हैं और आपको इसमें बताना है कि कौन सा कारक है जो कि आपके इसमें रचनात्मक अधिगम या फिर रचनात्मक उपगम के लिए आवश्यक होता है, और नीचे दिए गए कोट में से आपको चयन करके भी बताना है। सबसे पहला आपको दे रखा है, विद्यार्थियों को सीखने के प्रति नियंत्रक एवं आत्म जागरूक होना चाहिए और शिक्षक को मुख्य रूप से सुविधा प्रदाता होना चाहिए, न कि अनुदेशक। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है और रचनात्मक उपगम के लिए वो आवश्यक है वो रहते हैं, यानी कि आपके ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 138 आपको दे रखा है। निम्न में से ब्लूम के मूल्यांकन उपगम में शामिल तत्व है। तो ब्लूम के जो मूल्यांकन उपगम है इसमें कौन कौन से तत्व है वो शामिल रहते हैं? तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है उद्देश्य निर्धारण, बिल्कुल शामिल रहता है। अधिगम अनुभव ये भी शामिल है, और व्यवहार में परिवर्तन ये भी इसमें आपके शामिल है, यानी कि ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 139 आपको दे रखा है। विषय केंद्रित उपगम के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कथन कौन सा है विषय केंद्रित उपगम के संदर्भ में, उसका आपको चयन करना है। तो पहला आपको दे रखा है कि ज्ञान विषयनिष्ठ और सार्वजनिक होता है, और दूसरा दे रखा है इसमें शिक्षक कक्षा अनुदेशों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्याख्यान द्वारा विषय का ज्ञान देता है। तो इसमें केवल और केवल बी जो है वो इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 140 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस उपगम में एक बार कक्षा में प्रस्तुत किए गए अध्याय को उसी कक्षा में पूरी तरह से एक ही चरण में समाप्त कर दिया जाता है? तो इसमें कौन सा उपगम रहता है? तो वो आपका जाएगा प्राकरणिक उपगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है। रचनावादी कक्षा के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कौन कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। सबसे पहला दे रखा है कक्षा हमेशा परस्पर संवादात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी की सक्रियता संतुलित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और कक्षा का आकार बड़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कक्षा का केंद्र यथार्थवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ए, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल आपके सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 142 आपको दे रखा है। निम्न में से सहयोगात्मक अधिगम उपगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सहयोगात्मक अधिगम उपगम की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो इसमें आ जाएगी आपके छोटे छोटे समूहों में छात्रों का मिलकर काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 कि छोटे छोटे समूहों में छात्रों का जो मिलकर काम करना है, ये आपके इसमें सहयोगात्मक अधिगम उपगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 143 नंबर आपको दे रखा है। एकीकृत उपगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है पाठ्यचर्या संगठन का एकीकृत दृष्टिकोण एकीकरण व समन्वय के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का अस्तित्व समग्र रूप में न होकर के टुकड़ों में होता है, तो ये इसमें आपका सत्य हो जाएगा।
यानी कि इसमें सत्य कथन आपके केवल और केवल एक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, निम्न में से सामाजिक अध्ययन के शिक्षण से संबंधित शिक्षक की समस्या है। तो शिक्षण सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सी एक प्रकार की समस्या रहती है शिक्षक के सामने, तो वो देखो सबसे पहले दे रखा है कि अध्ययन के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति की समस्या रहती है, प्रभावी शिक्षण कौशल की समस्या भी रहती है, और सामूहिक मार्गदर्शन की समस्या, समसामयिक घटनाओं की जानकारी न होना, ये भी इसमें एक समस्या रहती है। यानी कि आपके ABCD चारों इसमें आपकी समस्याएं रहने वाली है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 आपको दे रखा है, निम्न में से मॉरिसन इकाई योजना उपागम के कौन से पद में छात्र स्वामित्व की गई विषय वस्तु को बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से व लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके संगठन की व्यवस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 आपको दे रखा है, निम्न में से सांस्कृतिक रचनावाद के प्रवर्तक है। तो सांस्कृतिक रचनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो वो आ जाएगा आपके हचिंसन जो है, हचिंसन आपके इसमें सांस्कृतिक रचनावाद के प्रवर्तक रहते हैं अभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 147 आपको दे रखा है, निम्न में से हर्बर्ट की मूल पाठ योजना यानी कि 4 पदीय को पंचपदीय प्रणाली में किसके द्वारा विभक्त किया गया था, तो वो आ जाएगा आपके T. जिलर के द्वारा इसे पंचपदीय प्रणाली में विभक्त किया गया था। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ्यक्रम की जो बोझिलता है वो क्या, बोझिलता का क्या अर्थ है, कि पाठ्यक्रम की जो बोझिलता है इसका अर्थ क्या रहता है, तो वो इसमें आपका आ जाएगा कि अत्यधिक विषय वस्तु और कम समय, यानी कि इसका पाठ्यक्रम जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी रहता है और समय बहुत ही कम रहता है, इसलिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम की बोझिलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 149 आपको दे रखा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक केंद्रित दृष्टिकोण की प्रमुख कमी क्या है। तो अध्यापक केंद्रित दृष्टिकोण की जो प्रमुख कमी रहती है वो आपका आ जाएगी छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाना, छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के रूप में बना करके जहाँ SST आप पढ़ाते हैं तो वह आपके अध्यापक केंद्रित दृष्टिकोण की कमी रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, कि निम्न में से NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के संबंध में सत्य कथन है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में जो सत्य कथन है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि यह विषय केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो ये था भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 7 का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।